सारे को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, एक जवान लड़के ने आंखों ही आंखों में अपनी मौसी की तरफ इशारा किया। दोस्तों, उसकी मौसी ने इशारा देखकर आंखों ही आंखों में उसे सिग्नल दे दिया कि अभी आ रही हूँ। घर में शादी का माहौल था और काफ़ी भीड़ भी थी, लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें गेहूं के कट्टे रखे हुए थे और उस कमरे में अंधेरा था। इस कमरे में वह अपनी मौसी को बुलाने लगा। मौसी भी कुछ देर बाद मौका पाकर उस कमरे में पहुंच गई और फिर उस लड़के ने गेहूं की बोरियों के पीछे अपनी मौसी के साथ सारे संबंध बनाना शुरू कर दिया। वह लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर मौसी के साथ संबंध बना रहा था और मौसी भी उसे खुलकर साथ दे रही थी। उस कमरे में कोई नहीं था, तो इन दोनों की आवाज़ कमरे में से गुजरने लगी और वह आवाज़ उस लड़के के फुफेरे भाई ने सुन ली। दोस्तों, वह तुरंत कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया तो वजह से उसे कुछ नहीं देखा। फिर जब उसने गेहूं की बोरी के पीछे झाँक कर देखा तो वह लड़का और उसकी मौसी निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बना रहे थे। दोस्तों, उस दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसके फुफेरे भाई का भी संतुलन खराब होने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोल पाता, तब तक वह दोनों लोग निपट चुके थे और बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उस लड़के ने बाहर जाकर देखने की कोशिश की तो सामने उसका फुफेरा भाई खड़ा था। लेकिन दोस्तों, उसे देखकर उस लड़के की हवा खराब हो गई। अब वह सोचने लगा कि इसने सब कुछ देख लिया और यह सब लोगों से कह देगा। तभी वो अपने फुफेरा भाई से कहता है कि कुछ भी न कहने की मिन्नतें करने लगता है। तभी बोला फुफेरा भाई उससे बोलता है कि रिश्तों को कलंकित कर रहे हो और अपने ही घर में ऐसा गलत कार्य कर रहे हो। इस बारे में मैं सबको बता दूंगा और अगर तुम चाहते हो कि मैं को न बताऊं तो अपनी मौसी से कहो, जो वह तुम्हारे साथ कर रही थी वह मेरे साथ भी करे। यह बात सुनते ही उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वह इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद झड़प हो जाती है। आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वह पूरी कहानी मैं आपकी जो सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे यस लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग मुझे मानते हैं। दोस्तों, तभी इन दोनों के विवाद के बीच में बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो। तभी रमेश और मौसी के होश उड़ जाते हैं और उसका फुफेरा भाई संजू भी चौंक जाता है। बोला, अगर किसी ने पकड़ लिया तो पूरे घर में बवाल मच जाएगा। मौसी ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और घबराते हुए बोली, अब क्या करें। रमेश ने इशारों से सबको चुप करने को कहा, लेकिन बाहर से आवाज़ और तेज होने लगी। बाहर से कोई बोला, जब हम लोग खाना लेने आए हैं जल्दी खोलो। यह आवाज़ रमेश के छोटे चचेरे भाइयों की थी। शायद उन्होंने इस कमरे में से खाना लेकर जाना था। रमेश ने घबराते हुए इशारा किया कि सब शांत से रहे। तभी उसका फुफेरा भाई संजू समझदारी दिखाते हुए बोला, चुपचाप खिड़की से निकलते हैं। संजू ने धीरे धीरे से खिड़की खोली और सबसे पहले बाहर कूदा। फिर रमेश भी कूद गया, लेकिन मौसी थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन रमेश ने हाथ पकड़ उससे भी बाहर निकल। तीनों जल्दी जल्दी अंधेरे में छिपे हुए बाहर निकल गए थे और अलग अलग दिशा में चल दिए ताकि किसी को शक न हो। रात को जब सब शादी के मजे ले रहे थे तब रमेश और संजू अकेले मिले। रमेश गुस्से से भरा हुआ था। तभी वो बोला, देख तूने जो कहा था वो फिर से मत दोहराना। तभी संजू हंसते हुए बोला, भाई तू अपनी मौसी के साथ ऐश कर सकता है लेकिन मैं नहीं, यह कौन सा इंसाफ है। तभी रमेश गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसके फुफेरा भाई संजू ने धीरे से कहा, अगर तू चाहता है कि मैं किसी से न कहूँ तो बताओ, तो मौसी से कहे तो उन्होंने तेरे साथ किया वो मेरे साथ भी करे, वरना सुबह तक पूरा परिवार जान से हाथ धो बैठेगा। यह धीरे से सोचने लगा और धीरे से बाहर निकला और अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहने लगा, अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो संजू को किसी तरह से चुप कराए या फिर संजू की बात मान ले। फिर रमेश के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। वह संजू को चुप कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोस्तों, अगर आप अभी तक की कहानी में बने हुए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक दीजिए। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है तो अपनी पूरी बात जानकर अपनी मौसी को बताइए। दोस्त, सब कुछ सुना तो वह दंग रह गई और फिर उससे कहने लगी, अगर तुम्हारे फुफेरे भाई ने सबको हमारे बारे में बता दिया तो क्या होगा। यह बात सुनकर रमेश उससे कहने लगा, क्या तुम भी संजू के साथ कुछ करना चाहते हो। यह सुनकर उसकी मौसी गुस्से में आ गई। मैं हालत को देखते हुए बात कर रही हूँ, ना कि जो तुम गंदी सोच रखे हो। इस बारे में तुमसे अब बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर उसने हम लोगों के बारे में किसी को बता दिया
तो अब क्या होगा? तभी रमेश कहने लगा, कैसे भी करके अभी आप इसको अपनी बातों में उलझा लो और शादी निपटाने के बाद हम लोग इससे अच्छे से बात कर लेंगे। फिर मौसी वहाँ से चली गई और फिर दोस्तों कुछ देर बाद रमेश की मौसी संजू के पास आई और उससे घुल मिलकर बातें करने लगी। लेकिन संजू पहले से ही काफ़ी खेला हुआ लड़का था। वह बातों ही बातों में मौसी को यहाँ वहाँ टच कर रहा था। लेकिन मौसी मजबूत थी तो वह कुछ नहीं कह रही थी और संजू बार बार उसे अकेले में मिलने को कह रहा था। लेकिन मौसी लगातार मना कर रही थी और यह कह रही थी कि अभी शादी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं चाहती कि दोबारा से वह सब हो, इसलिए 2-3 दिन रुक जाओ, इसके बाद तुम अपने मन की हसरत पूरी कर लो। लेकिन संजू भी पुराना खिलाड़ी था तो उससे मौसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मौसी अभी हाथ से निकल गई तो इसके बाद कभी उसके साथ कुछ करने नहीं देगी, नहीं मिलेगा करने के लिए। लेकिन इसलिए कुछ मौसी के ताक में लगा हुआ था। लेकिन मौसी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल रही थी। मौसी भी देखने में किसी से कम नहीं थी, बहुत सुंदर और गोरचिट्टी और आकर्षक तो लगती थी। लेकिन इसलिए फुफेरे भाई का दिमाग उससे हट भी तो नहीं रहा था और उसके बाद इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तभी उसके मन में बस वही दृश्य घूम रहा था। धीरे धीरे उसके मौसी ने 3-4 दिन उसे टालने का काम किया और फिर शादी निपट चुकी थी और घर में सभी मेहमान चले गए थे। तभी मौसी ने अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी रमेश का फुफेरा भाई उसके पास आ गया और कहने लगा कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि तुम दोनों का भंडा सबके सामने फोड़ दूंगा। अब यह सुनकर मौसी को डर लगने लगा और वह तुरंत रमेश के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि इस लड़के को मैं कई दिन से समझा रही हूँ कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने 4-5 दिन से भी टाल दिया, लेकिन अब अपनी जिद पकड़ कर बैठा है और मान ही नहीं रहा है। तभी रमेश उससे कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैं अपनी तरह से इस मामले को हैंडल करूंगा। फिर रमेश अपनी फुफेरा भाई के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, भाई तू मेरा अपना है, फिर तू इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहा है? तो फुफेरा भाई कहने लगा, अरे भाई वह तेरी मौसी है यार, तूने उसके साथ इतना गलत कार्य किया और जब मैं कर रहा हूँ तो तू मना कर रहा है। जो तू कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता है। तभी बोला, तू चाहे तो इस बारे में देख सकता है, पर मेरा मैटर है। तो इस मैटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसका फुफेरा भाई भी थोड़ी सी लगाए हुए था। फिर वह बोला, चल बता आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी? तब रमेश ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह बोला, मैं 2 साल पहले अपनी मौसी के घर पर गया था और मैंने रात में दारू पी रखी थी। मेरे पास मौसा जी जिस बिस्तर पर सोते थे मैं वहीं पर सो गया था और मुझे नहीं पता था कि कभी मेरी मौसी भी शराब पी लेती है। और उस दिन मौसी ने शराब पी रखी थी। उस दिन शराब के नशे में वह मुझसे मौसा समझ कर मेरे पास आकर लेट गई थी। हम दोनों ने ही नशे में मौसी ने मुझे मौसा समझ लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ी करने लगी। मैं नशे में होने के कारण खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मौसी का साथ देने लगा। दोस्तों फिर कुछ देर बाद हम दोनों निर्वस्त्र हो गए और मैं मौसी के साथ संबंध बनाने लगा। संबंध बनाते वक्त जब मैं कुछ बोला तभी मौसी एकदम चौंक गई और अपना फ़ोन उठाकर जैसे ही फ्लैश लाइट चलाकर देखा तो मौसा की जगह मैं था। वह कहने लगी, यह तू मेरे साथ क्या कर रहा है? नशे में था और मौसी भी नशे में थी। मैंने कहा, अब मौसी जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। दोनों लोग शराब के नशे में थे, इस वजह से मौसी भी मेरे बात मान गई और फिर हम दोनों के बीच संबंध बन गए। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम दोनों झिझक खुल गई और फिर जब भी मौका मिलता था हम दोनों संबंध बना लिया करते थे। यह सुनकर उसका फुफेरा भाई जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब तो यह बात एक एक आदमी को बताऊंगा। तभी रमेश कहने लगा, भाई मैंने तुझे भरोसा करके ये बात बताई और तू मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। तो वह कहने लगा, तेरी मौसी इतनी खूबसूरत है, उन्हें देखकर तो कोई भी उसे फिसल जाएगा, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? रमेश काफ़ी देर तक अपने फुफेरे भाई को समझाता रहा लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। तो उसके हाव भाव देखकर रमेश समझ चुका था कि यह नहीं मानेगा। इसलिए उसने अपने फुफेरा भाई से कहा, चल मैं कल तेरे बारे में मौसी से बात करता हूँ और कल दोपहर में जहाँ कहूँ तू वहाँ चल ले आना और तू तेरा मन करे वह मौसी के साथ कर लेना। इतनी बात सुनकर रमेश फुफेरे भाई बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बस मैं यही चाहता हूँ और अगर कल दोपहर के बाद तुम लोगों ने कोई भी नाटक किया तो मैं शाम तक सारी बातें सभी को बता दूंगा। फिर रमेश वहाँ से दोस्तों चुपचाप चला जाता है। फिर अपने घर पर आकर लेट गया और रात भर अपने दिमाग में यही सोचता रहा कि आखिर कब क्या किया जाए। फिर अगले दिन उसने सुबह संजू से कहा, दोपहर 1 बजे तुम मेरी बताई जगह पर आ जाना, क्योंकि घर पर जो तुम चाहते हो वह हो पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने मौसी को 1 बजे हाईवे के पास एक जंगल में बुलाया है, वहाँ पर आ रही है और आज जो तुम्हें चाहो वह मेरी मौसी के साथ मेरे ही सामने कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोस्तों अगर और न ही मौसी तुम्हें रोक पाएगी और मना करेगी। इतनी बात सुनकर उसका फुफेरा भाई खुश हो गया। यहाँ तक कि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।
उसकी लोकेशन पर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो रमेश और उसकी मौसी बैठी हुई थी। तभी संजू जल्दी से मौसी के पास पहुंचा और बोला, जल्दी करो, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संजू मौसी के पास या करीब पहुंचता है, तुरंत रमेश ने अपनी जेब से एक धारदार हथियार निकाला और संजू पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने तब तक प्रहार किया जब तक संजू के प्राण नहीं निकल पाए। फिर उसने वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर संजू की लाश को दफना दिया। फिर उसकी मौसी और रमेश दोनों लोग घर आ गए और उसके बाद शाम तक संजू कहीं दिखाई नहीं दिया। तो घर वाले थोड़ी टेंशन में होने लगे। संजू को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह यहाँ गया। रात के लगभग 12 बजे को वो गए थे, लेकिन संजू कहीं अता न पता। संजू की माँ को उसकी बहुत टेंशन होने लगी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर बारी बारी से पूछताछ की, लेकिन संजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर जब रमेश और उसकी मौसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब संजू की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। संजू ने कॉल डिटेल निकाली, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई नंबर नहीं मिल पाया जिससे कि उन्हें कोई सुराग मिल सके, क्योंकि रमेश और उसके फुफेरा भाई संजू की जो भी बातें हुई थी वह आमने सामने हुई थी। फ़ोन पर या मैसेज पर तो कोई बात हुई नहीं थी। किसी भी तरीके से कोई बात नहीं हुई। और फिर दोनों रिश्तेदार थे, तो इसलिए पुलिस को इस बात पर का अंदाज़ा भी नहीं था कि उस लड़के के साथ किसी ने कुछ ऐसा कर दिया होगा। धीरे धीरे इस केस को काफ़ी समय गुजर गया और संजू की माँ हर रोज़ थाने जाकर पुलिस वालों से पूछा करती थी दोस्तों कि मेरे बेटे की जानकारी मिली या नहीं, लेकिन इसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। और इधर रमेश और उसकी मौसी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। उन दोनों को तो जैसे ही खुली आज़ादी मिल गई थी, लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का, बुरा कर्म का अंजाम ही बुरा होता है। एक दिन रमेश अपनी मौसी के घर पूर्ण नग्न अवस्था में उसके साथ संबंध स्थापित कर रहा था। तभी अचानक उसके मौसा घर पर आ गए और जब मौसा ने इन दोनों को नंगे हाथ पकड़ा तो उन्होंने बहुत कलेश कर दिया। फिर दोस्तों, जब कलेश ज़्यादा बढ़ने लगा तो मौसा ने जब रमेश को मारा पीटा तो गुस्से में रमेश के मुंह से यह निकल गया कि मौसा ज़्यादा बदतमीजी मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम संजू जैसा होगा। यह सुनते ही उसके मौसा सब खेल समझ गए और तुरंत घर से भाग गए और सीधा थाना पहुंचे। दोस्तों, थाने पहुंचने के बाद उसने पूरी बात पुलिस को बताई। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो तुरंत रमेश और उसकी मौसी को घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने में ले जाकर जब उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई, तब दोनों ने पूरी बात पुलिस के सामने खोल कर रख दी और उनके बताए अनुसार संजू की डेड बॉडी भी पाई गई। यदि मौसा उस दिन नहीं देखता तो शायद ये दोनों कभी पकड़े नहीं जाते। आपको इस कहानी में किसकी गलती लगी? अपनी राय जरूर बताइए मुझे। इस तरह के रिश्तों को कलंकित तो कर देते हैं, लेकिन इस घटना को समाज पर बहुत असर पड़ता है। उसकी मौसी कर रहे थे, वह वाकई समाज में एक गलत उदाहरण था दोस्तों। बाकी आप लोग इस बारे में क्या राय है आप लोगों की, वह आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है, और न ही किसी प्रकार के नशे को बढ़ावा देना है। इस प्रकार की इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से शिक्षित संदेश देना चाहते हैं कि समाज में रह रहे लोग इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूक विकसित कर सके और इस तरह की घटनाओं से अपने घरों में सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। मिलते रहें